हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12 सीरीज सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज द सॉल्यूशंस। एंड हमने डिस्कस कर लिया है सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वेयर द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस हमने वो भी डिस्कस किया है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, उसका हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में होने के चांसेस होते हैं, या डायरेक्टली लॉस पूछा जा सकता है, जैसे हेनरीज लॉ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आता रहेगा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी है क्या, एक जनरल टर्म्स में सॉल्युबिलिटी क्या है। जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट which can be dissolved in a specific amount or solvent at a specific temperature। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट की वो अमाउंट जो हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, वो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी और मिल्क यानी वाटर और मिल्क को आपस में डिसॉल्व कर रहा हूं, दे आर रैपिडली डिसॉल्व, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एकदम से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वाटर एंड ऑयल ले लूं तो क्या ये आपस में डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप इससे बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझा देंगे बेसिक से लेकर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ये डिफाइन करती है कि सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट पे आप कितना सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, कितना सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। उसी बेसिस पे हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दो कि सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बताती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, वही होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब हर एक चीज की अपनी टेंडेंसी कि इस लिमिट तक ये डिसॉल्व होगा इसमें, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बस उसी को हम बोलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, या फिर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में किस तरह से डिसॉल्व हो पाता है, कोई जल्दी से डिसॉल्व हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। अभी ऐसे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इसमें। जैसे कॉमन एग्जांपल मैंने भी आपको बोला कि अगर हम पानी में दूध मिलाते हैं तो एकदम से डिसॉल्व हो जाता है, नमक मिलाते हैं वाटर में अगर हम तो एकदम से डिसॉल्व हो जाता है, वो ड्यू टू द पोलैरिटी होता है। वो अभी सब तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी कहती है solubility of a substance express the maximum amount of it which can be dissolved of a specific amount of solvent at specific temperature। मतलब एक certain temperature पे किसी solvent में आप कितने amount of solute को dissolve कर सकते हैं। बस सिंपल वर्डिंग में यही आपकी solubility है। तो solubility को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात कर ली, कौन कौन से फैक्टर है जो solubility को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1 है the nature of solute or solvent एंड सॉल्वेंट। जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे वाटर पे आप डिसॉल्व करना चाहते हैं NaCl, बोथ आर पोलर, एकदम से सॉल्युबल होंगे। ठीक है, जो पोलर चीज होती है बच्चों वो एकदम से डिसॉल्व हो जाती है, और जो पोलर नहीं होंगी वो आपस में डिसॉल्व नहीं करेंगी पोलर चीजों के साथ। ठीक है, इसको ब्रीफली समझने के लिए आप इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा कि जैसे मान लो कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो हो गया पोलर। सॉल्वेंट में पोलर का एग्जांपल हम सबको पता होगा कि वाटर इज अ पोलर, वाटर पोलर होता है। ठीक है, अब मैं इसमें सॉल्यूट ले लेता हूं जो कि खुद एक पोलर हो, तो सॉल्यूट पोलर कैसे हो गया? सॉल्यूट पोलर का एग्जांपल हो जाता है जैसे हमारे पास NaCl, इसमें Na पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल है। वाटर में H2 होता है, H पॉजिटिव पोल OH नेगेटिव पोल है। तो बोथ आर द पोलर। याद रखना नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपको एक कंडीशन से याद रखनी है, एक ट्रिक है वो, उसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा आसानी से, नॉन पोलर में हो जाएंगे। ठीक है, पोलर पोलर में बहुत आसानी से, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब जैसे सॉल्वेंट पोलर है, सॉलिड पोलर है, दे बोथ आर मोर सॉल्युबल, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पोलर के एग्जांपल है। तो सॉल्वेंट पोलर है, सॉलिड आपका पोलर है, तो इसका मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट ये आपका कैसे हो जाएगा, पोलर, सॉलिड भी पोलर, दोनों पोलर है, तो ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होंगे एक दूसरे में। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं जैसे कि ये तो मैंने पोलर के एग्जांपल बताया। अब बता, मान लो कि एक सॉल्वेंट हमारे पास है नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल बेंजीन इज अ नॉन पोलर नॉन पोलर में आपका आ गया C6H6 बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, और इसमें सॉलिड की फॉर्म में हम डिसॉल्व कर देते हैं,
तो सॉल्वेंट में नॉन पोलर आपके पास हो गया CCH6 बेंजीन। अब सॉलिड हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए हमें? सॉलिड। तो सॉलिड में आपके पास नॉन पोलर का जो एग्जांपल है वो होता है नैप्थलीन। क्या होता है वो? नैप्थलीन। नैप्थलीन, ठीक है यार, नैप्थलीन। तो जो नैप्थलीन आपका कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर के पास सॉल्युबल है, पोलर के साथ सॉल्युबल है। बस ये एग्जांपल आपको याद है। सबसे इजीएस्ट मेथड यही है इसको लर्न करने का कि नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट में कि दोनों का नेचर का सेम होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर के साथ पोलर। अगर आप वाटर के साथ नैप्थलीन को डिसॉल्व करना चाहेंगे, दे आर नॉट मस्ट सॉल्युबल, ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे या फिर सॉल्युबल होंगे ही नहीं, इनसॉल्युबल होंगे। और अगर आप ऐसे ही बेंजीन में अगर आप NaCl को डिसॉल्व करना चाहेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, या लिटिल सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। तो आई होप ये सब आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये था एक तो नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट। अगर सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तो वो बहुत अच्छे सॉल्युबल होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बहुत सिंपल सा फैक्टर मैंने आपको बताया कि देखो जो वाटर है वो आपका पोलर है और NaCl आपका पोलर है, बेंजीन आपका नॉन पोलर है, नैप्थलीन आपका नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर में सॉल्युबल होते हैं। ये चीजें इसमें आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर हमारे पास कौन हो गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की दो कंडीशंस हैं। सिंपल सी बात है, देखो अगर हम गैस के ऊपर पानी रख रहे हैं और हमने गैस ऑन किया, पानी जो है वो हीट हुआ, पानी को टेम्परेचर मिला तो पानी हीट हुआ। पानी के हीट होने से आप उसमें शुगर डालेंगे तो एकदम से सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, एकदम से सॉल्युबल होगा क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। याद रखना, जब भी टेम्परेचर में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि टेम्परेचर में हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो एंडोथर्मिक है, और एक वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे। अगर आप एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही प्रोसेस होगा। तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब हो गया कि वो हीट आपको रिएक्शंस कंप्लीट कराने के लिए चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हीट क्या होती है हमारी? एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब हो रही प्रोसेस। इसमें क्या होगा? इसमें हीट रिलीज हो रही है, रिवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा होगा, गैस फ्री हो रही होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, रिएक्शंस लिख के मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा एंडोथर्मिक के लिए कि सॉल्यूट हमें चाहिए होगा प्लस सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा, प्लस हम हीट अगर दे रहे हैं कि रिवर्सिबिलिटी, आपको कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, प्लस यहाँ पे क्या निकल रही है, कोई आप दिखा सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो सॉल्यूशन की जो हीट ऑफ एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे कि डेल सॉल्यूशन हीट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। एंडोथर्मिक की जो हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज होता है सॉल्यूशन की, वो पॉजिटिव में आती है। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, सिंपल सा फैक्टर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है इन एंडोथर्मिक, ये याद रखिएगा। लेकिन जैसे हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक के बारे में तो हमें पता चलेगा कि एंडोथर्मिक के कुछ एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि कौन से एंडोथर्मिक होते हैं वो बता दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आपको याद है, बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaNO3, जैसे ये हो गया, कुछ मैं आपको सिलेक्टिवली बता रहा हूँ, ठीक है। KNO3 एग्जांपल हो गई। अगर ये जो होते हैं बहुत ही अच्छे सॉल्यूट है, अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन सिखाएंगे। हीट बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, जैसे KCl, जैसे NH4Cl, ठीक है। बोथ आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो पोलर है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो घर वो एग्जांपल देख सकते हैं वो NaCl का है, Ki का है, ये सब के सब जो कि आपको पोलर होते हैं वो सब के सब आ सकते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, मतलब सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगी, रिवर्सिबिलिटी होगी और सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन जो हीट होगी सॉल्यूशंस की वो आपके पास नेगेटिव की आ रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड में क्या हो रही है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। और प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज होने का मतलब होता है कि वो आपका ऐसा प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आप घर पर अगर करना चाहें इसको तो कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, मार्केट से थोड़ा सा चूना लेके आना है, उसको पानी में डालना है, ठीक है। स्टील की ग्लास में प्रैक्टिकल कीजिएगा ताकि आपको वार्मनेस पता चले। तो आप देखेंगे ग्लास को टच करिए तो ग्लास बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा। वो किस प्रोसेस का कारण होता है? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
जो घरों में व्हाइट वॉश के यूज किया जाता था ना, तो CaO उस पर वाटर डिजोल्व करते हैं तो वो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन जो ग्लास होगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसी का एग्जाम्पल बच्चों। तो ये एक्सोथर्मिक के अंदर में आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहिएगा अगर आपको कोई भी डाउट। इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ में। इसके जो एग्जाम्पल में आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में आता है तो लिथियम सल्फेट का Li2SO4, जो जो कॉमन मतलब ऐसे एग्जाम्पल है जो कि अगर आप देख करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि लैब में शायद उसका लैब में प्रेजेंट हो लिथियम सल्फेट। इसके अलावा एक और होता है जो आ रहा है, वो आता है सीजियम सल्फेट का, सीजियम सल्फेट, ठीक है। सीजियम सल्फेट भी इसका एग्जाम्पल है। या तो लिथियम सल्फेट जो होता है वो याद रख सकते हैं, या फिर सीजियम सल्फेट। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखेंगे एक्सो में टेंपरेचर के इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हीट आपकी बाहर निकल रही है, नेगेटिव में है। और अगर आपको ये देखना है कि किस तरह से, तो आपको गिब्स एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, डेल H माइनस T इंटू डेल S इज इक्वल टू डेल G। ये आपको समझना होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए मैं एक वीडियो लिंक जो है वो मैं आप नीचे डाल दूंगा इसी में, वो मेरे नोट्स हैं मैंने बना रखे हैं, और उस पर भी एक वीडियो बनेगी। और ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, जिसमें हम गिब्स एनर्जी के बारे में जानते थे। तो जिस रिएक्शंस में गिब्स एनर्जी की आदत हो, किस रिएक्शंस में डेल H आपके पास पॉजिटिव आएगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्विटी इंक्रीज होगी। लेकिन जिसका आपका डेल G की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल G के नेगेटिव आने का मतलब होता है ये वाला केस कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो कर रहा होगा और पावरफुल होगी रिएक्शंस, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो लिंक हमारा है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड करूंगा। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उस पर राउल्ट्स लॉ के साथ मैंने एक्सप्लेनेशंस और सॉलिबिलिटी के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशंस में शो कर रखा है। तो ये अदर टॉपिक है। लेकिन आप फैक्टर में आगे बात करें तो टेम्परेचर के दो फैक्टर आ गए। टेम्परेचर के अंदर आते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए प्रोटीन होना चलेगा, एंडोथर्मिक के लिए तो उसके लिए प्रोसेस चलता है। कोई भी डाउट किसी भी किस्म का अगर है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Okay, so now we are going to discuss third or most important factor. It is pressure. प्रेशर पे एक लॉज बना है बहुत प्यारा सा, वो है हेनरीज लॉ। वैसे हम सबको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, प्रेशर के बढ़ने पर सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज। जैसे प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं, आपने ढक्कन रखा प्रेशर कुकर के ऊपर, तो प्रेशर बढ़ने से खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है, सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो प्रेशर तो इंक्रीज करता ही है, वो तो सिंपल सा केस है। तो हम आ रहे हैं प्रेशर के अंदर। प्रेशर और थर्ड कॉन्सेप्ट, और थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिबिलिटी, जो अफेक्ट करता है उसको। तो इसमें हम आ गए हैं हमारे पास किसके अंदर, प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर में हम ऐसे समझेंगे, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर के इंक्रीज करने पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर के इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी भी क्या होती है आपकी, सॉलिबिलिटी वो भी इंक्रीज होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली पुश्ड टू ईच अदर। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशंस लेने के लिए हम आ जाते हैं किसके अंदर, हेनरीज लॉ के अंदर। हेनरीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि सॉलिबिलिटी जो होती है वो गैसेस की कैसे लिक्विड में होती है। आप सबने एग्जांपल्स कुछ फिनोमेना जो मैं आपको बता रहा हूँ डेली लाइफ के, क्योंकि हेनरीज लॉ हम बात कर रहे हैं। तो हेनरी लॉ के अंदर कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में देखते रहे, लेकिन हमने कभी समझा नहीं कि किसी लॉ पे हो रखे। जैसा आपने देखा होगा मार्केट से जाकर आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए, तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाईली प्रेशराइज करके भरी होती है। तो क्यों भरी है, और वो हाईली प्रेशराइज हो रही है, क्यों हाईली प्रेशराइज है। जैसे हम ढक्कन को ओपन करते हैं एकदम से बहुत तेज आवाज ऐसा करके, तो वो आवाज साउंड क्यों आया, साउंड इसलिए आया क्योंकि उस गैसेस को बहुत हाईली प्रेशराइज करके उसमें फिल किया गया। तो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर यानी कि जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, अगर सॉफ्ट ड्रिंक की हम स्टडी करें तो उसमें पता चलेगा हमें कि उस लिक्विड में, उस केमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाईली प्रेशर में रखा गया था, ठीक है, प्रेशराइज करके प्रिजर्वेटिव का बिहेव कर रहा था, बचा रहा था इसलिए। अब हेनरीज लॉ है क्या, फंडा आता है मेन इंपॉर्टेंट कि हेनरीज लॉ क्या है। हेनरी लॉ कहता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, इसके ऊपर बेस्ड है पूरा सारा, ठीक है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। सिंपल सी बात है, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगी उतना ही ज्यादा गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती चली जाएगी। एनसीईआरटी बुकों में जो डेफिनेशंस मिलेगी, रेफरेंस में डेफिनेशंस होती है, वो कुछ इस तरह से है। द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम of a solvent at constant temperature
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये कहती है हमें एनसीईआरटी। हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas। भाई गैसेस कितना ज्यादा प्रेशर लगा सकती है उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब मान लो गैसेस कम प्रेशर लगा पा रही, लेकिन आप एक्सटर्नल प्रेशर देके लगाते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो ये बहुत ही सिंपल सा फैक्टर था जिसके बारे में हेनरी ने हमें बताया था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो गैसेस में जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी गैसेस कितनी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो गैसेस राउंड्स ने इसको कुछ इस तरह से हेनरी ने इसको कुछ इस तरह से बताया कि जो अमाउंट ऑफ ये यानी जो मास है इसका, मास ऑफ गैस होगा वो डिपेंड करेगा कि गैसेस कितना ज्यादा प्रेशर लगा पा रही है। जितना ज्यादा प्रेशर लगा पाएगी उतना ज्यादा ही वो डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्युबल होती जाएगी। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रेशर मोल फ्रैक्शंस ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट लगाया के मल्टीप्लाई के वाला हम डिवाइडर डाल देते हैं इज इक्वल्स टू पी। अब इस k को ऊपर लेके आओगे तो k इनवर्स x इक्वल्स टू p। और हेनरी ने नोटिस किया कि जो ये वैल्यू है ये कहीं ना कहीं k h के बराबर है, यानी हेनरी कांस्टेंट के बराबर है। इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट ये आपको याद है। तो हेनरी साइंटिस्ट सिंपल सा वे है उनका कहने का। उन्होंने कहा था द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। भाई गैसेस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैसेस उतनी ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे। और अगर आप इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन में आपके साथ डिस्कस करूं तो पहली जो एप्लीकेशन है इसकी लॉस की एप्लीकेशन कहती है, एप्लीकेशन इज फर्स्ट वन CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। फर्स्ट जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड है हमारे पास वो होता है स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर वो होते हैं जो सी वाटर वगैरह में नीचे उतरते हैं डेप्थ में और उसकी कुछ ना कुछ स्टडी जो भी होती है नीचे की रिवर सी वाटर की, तो उसकी स्टडी जो करते हैं अंदर जाके तो उसका बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, तो ऐसा मास्क वास्क करंट लगा के नीचे कूद जाते हैं है ना सी वाटर में, तो कहेंगे उसको क्या बोलते हैं स्कूबा डाइवर। वो भी क्या करते हैं, वो भी इसी का यूज करते हैं एप्लीकेशन। कैसे? तो वो एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें हीलियम होगी और ऑक्सीजन होगी और नाइट्रोजन गैस होगी, तीन गैसेस का कॉम्बिनेशन से वो लेते हैं इसमें। और इससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। हीलियम का जो रेशियो होता है वो लगभग 11.7% होना चाहिए। ऑक्सीजन जिस रेशियो में ली जाती है वो हमारे पास होती है 32.1%। और जो रिमेनिंग है यानी कि नाइट्रोजन वो होती है हमारे पास लगभग 56.2%। तो ये एक वो रेशियो जो एनसीईआरटी हमें बता रहे हैं। स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट में सिलेंडर बांधेंगे, मास्क लगाते हैं और सी वाटर में नीचे उतर जाते हैं। हिंदी में इन्हें गोताखोर कहते हैं। अब इनकी स्टडी करने के लिए किस चीज़ की स्टडी, सपोज मान लो कि कोई जहाज वगैरह है पानी का जो नीचे वहीं गिर गया, डूब गया, उसकी स्टडी करने के लिए कहाँ पे गया, कोई कंटेनर लेके कोई आ रहे थे दूसरी कंट्री से शिप के थ्रू, उसके सी वाटर थ्रू शिप में कहीं शिप कहीं चले गई, तो उसकी स्टडी करने के कहाँ चले गया, ऐसा कुछ भी। मतलब अगर हमें सी वाटर लेवल पे कुछ भी जांच करनी है, सी वाटर को अगर देखना है, सी वाटर के अंदर कोई स्टडी करनी है, किसी स्पीसीज के बारे में जानना है, तो उसके लिए हम स्कूबा डाइवर को भेजते हैं वहाँ पे। ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपने रिवर में देखा होगा कि क्या होता है कि वो कोई गिर गया रिवर में, ठीक है, तो मान लो कि ऐसा हो गया कि बाय डिफॉल्ट उसकी डेथ हो गई, तो स्कूबा डाइवर्स का काम होता है कि नीचे जाए ढूंढने की कहाँ पे वो बॉडीज है, तो वो भी स्कूबा डाइवर्स को यूज करते हैं। वो एक सिलेंडर यूज करते हैं हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब मैंने कहा था कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन ये होता है वो पहन तो लेते हैं पीठ पे सिलेंडर और वो उसके बाद नीचे उतर तो जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो काफी देर तक जब नीचे रहते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम जो होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स पे डिसॉल्व होने लग जाती है, तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है जब हम बाहर निकल के आते हैं, जब सी वाटर से बाहर निकलता है, जो स्कूबा डाइवर अंदर गया है जो बाहर निकल के आता है, तो होता क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे बॉडी में जो उसकी वेसल्स हैं, जैसे ये है, इस वेसल्स में ब्लड लिक्विड की तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे ब्लड लिक्विड की तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, और सी के साथ हमारी ऑक्सीजन भी फ्लो हो रही है लिक्विड फॉर्म में ऐसे गैसेस के फॉर्म में उसको लगी हुआ है। लेकिन जब आप बाहर आ रहे थे, जब आप प्रेशर को रिलीज करते तो वो जो नाइट्रोजन गैस है वो बैंड बना देती है ऐसे, और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल। जब नाइट्रोजन जब आप बाहर आ रहे होते हैं तो बैंड बना देती है, क्या नाइट्रोजन गैस जो होती है क्या बनाती है आपकी बैंड बना देती है। बैंड का मतलब होता है छोटे छोटे से यहाँ पे क्या बना देगी, बबल्स टाइप बना देगी, जिसके कारण क्या होगा जो स्कूबा डाइवर्स उसको बहुत ज्यादा पेन फील होता है
और इतना पेन फील भी होता है कि हो सकता है कि उसकी डेथ ही हो जाए उस पेन से, बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि। तो स्कूबा डाइवर इसका यूज करते हैं। तो वो रेशो का इस्तेमाल किया जाता है कि किस रेशो में से डालें। इन गैसेस को मिलाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन को यूज करें वो भी हेनरी लॉ है। तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द बैंड या द बैंड्स, एक्सप्लेन द बैंड्स, बैंड्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो हम इस बैंड्स इसी को कहते हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि किस किस तरह से क्या होता है स्कूबा डाइवर्स वगैरह के साथ, उसको हम बैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे आते हैं थर्ड एप्लीकेशन है कि जब किसी हाई एल्टीट्यूड में हम चले जाते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड में अगर हम चले जाते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, जब बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो होता क्या है कि जो भी पर्सन है जो हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है तो वो अपने आप में एक डिजीज फील करते हैं, इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। होता क्या है ना कि लो प्रेशर के कारण, जब आप हाइट में चले गए तो वहाँ लो प्रेशर है और लो प्रेशर के कारण वहाँ गैसेस कम होगी। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ प्रेशर कम है, वहाँ प्रेशर कम है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी आपके ब्लड के साथ कम होगी। क्योंकि देखो ना, हमारा ब्लड एक लिक्विड है और गैसेस जो हम रेस्पिरेशन पे ले रहे हैं वो गैसेस है, तो गैसेस का लिक्विड के साथ तो सॉल्युबिलिटी हो नहीं सकती, लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी हो सकती है। जैसे हम पे अभी एटमॉस्फेयर 180 में काम कर रहे हैं, इसलिए गैसेस जो है वो आराम से एल्वेली के हेल्प से, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो आराम से वो हमारी एल्वेली से ब्लड में डिजॉल्व हो रही है। लेकिन जब पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे लो प्रेशर है तो वो इजिली डिजॉल्व नहीं होगी, तो हमारे ब्लड वेसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जब वो ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाती है तो वो प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचा पाती, तो ब्रेन के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हो पाती। वहां पे हमें एक डिजीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कैसी डिजीज है, जब ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हमारा ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन ना हो, उसी को हम बोलते हैं एनॉक्सिया डिजीज, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती है कॉस्ट की, ये इसकी किसकी, हेनरीज लॉ की। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में आता है CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, स्कूबा डाइवर्स एंड हाई एल्टीट्यूड में एनॉक्सिया डिजीज, ठीक है। अब आया था कि क्या हेनरीज की कोई लिमिटेशंस है? यस, हेनरीज की लिमिटेशंस भी है। हेनरीज की लिमिटेशंस नंबर 1, हेनरीज ने कहा था कि जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस का आप कर रहे हैं तो इसमें जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, प्रेशर इज लो। ये आप याद रखना कि एक जब आप सॉलिबिलिटी की बात करते हैं पहले इनिशियली प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो आप देखेंगे कि गैसेस का अपना खुद का कितना है, ठीक है ना, तब एक्स्ट्रा लगा के उसकी सॉलिबिलिटी का आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होगा टेम्परेचर तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा, जो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी की बात है वो भी नहीं होगा। और गैसेस जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो। थर्ड पॉइंट है कि गैसेस, हर एक गैसेस की बात करें जो सॉल्युबिलिटी में हो, लिक्विड होती है उनकी बात करें, गैसेस इन नॉट मच सॉल्युबल, मच सॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल भी लिख सकते हैं इसको, हाईली सॉल्युबल। गैसेस बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, गैसेस इज लिक्विड, गैसेस इज नॉट मच या हाईली सॉल्युबल। तो ये कुछ लॉज, ये जो लॉज को ओबे नहीं करते, कुछ लिमिटेशन जिसके अंदर हेनरी लॉ काम कर रहे हैं वो ये है कंडीशन इसके, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया वो क्या था, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी होती क्या, मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि किसी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप डिसॉल्व कर सकते हो, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर आप इसको डिसॉल्व कर पा रहे हो, एक लिमिट तक लाके डिसॉल्व कर रहे हो बस, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड। और जिस कंडीशन में जब तक आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब जब तक आप डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, आधा चम्मच चीनी डाला, डिसॉल्व हो गई, फिर डाला आधा चम्मच, डिसॉल्व तो अभी तक वो अनसैचुरेटेड, आप डाल रहे हैं डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसा है कि वो डिसॉल्व नहीं होगा उसके साथ, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऐसी कंडीशंस है, अ सॉल्यूशन इन विच द नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन कंडीशंस, उस कंडीशंस पे और सॉल्यूट को ऐड ना कर सके उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये था सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किया, हेनरीज लॉ को, हेनरी लॉ कुछ कंडीशंस पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो होगा राउंड्स लॉ। तब तक अपना प्यार दिखाते रहिए इस वीडियो में। अगर आपको लेक्चर्स पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।